अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूक्लियई के एनर्जी के सोर्स को सबसे पहले समझाने की कोशिश करी थी। सक्सेसफुली उसने समझाया था। When he suggested his theory of relativity and mass energy relationship, mass energy equivalence. In fact, हम आइंस्टाइन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। जब हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्ट आइंस्टाइन के कंसेप्ट से ही करना होता है और एंड भी आइंस्टाइन के ही कंसेप्ट से होती है। पूरी तरह से मॉडर्न फिजिक्स का जो जनक कहे जाते हैं वह आइंस्टाइन ही है। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने पूरी फिजिक्स को ही बदल दिया था। आइंस्टाइन ने न्यूटन के काफी सारे कंसेप्ट को गलत साबित कर दिया था। न्यूटन का जो एक बेसिक प्रिंसिपल था, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, आइंस्टाइन ने उस बेसिक प्रिंसिपल को ही गलत कह दिया था। आइंस्टाइन का कहना था न्यूटन जिसे एनर्जी कहता है वह एनर्जी न क्रिएट भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। दैट एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इनफैक्ट न्यूटन मास और एनर्जी इन दोनों को दो अलग अलग फिजिकल पैरामीटर के रूप में ट्रीट करता। न्यूटन का कहना था मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट possesses inertia and energy is property of body by virtue of which body do some work. मास की वजह से किसी भी बॉडी के पास में इनर्शिया होता है और एनर्जी की वजह से कोई सी भी बॉडी कोई वर्क करती है। The two physical quantities are totally different. They have got no relationship among them. During any physical or chemical phenomena, mass is separately conserved, energy is separately conserved. There is no relationship between them. किसी भी फिजिकल या केमिकल फिनोमेना में मास अलग कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी अलग कांस्टेंट रहेगी। दोनों के लिए दो अलग अलग इक्वेशन आएंगे। इन दोनों में आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं। जबकि आइंस्टाइन ने कहा मास एंड एनर्जी दे आर रिलेटेड क्वांटिटीज। इन फैक्ट mass is also a form of energy. Mass and energy are interconvertible. Mass can be destroyed and it may be converted into energy. Energy can be destroyed and it may be converted into mass. This was the concept suggested by Einstein. Einstein का कहना था न्यूटन जिसे मास कहता है उसे क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। न्यूटन जिसे एनर्जी कहता है उसे क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मास और एनर्जी ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। मास भी एनर्जी का ही एक रूप है। मास को एनर्जी में परिवर्तित करा जा सकता है, एनर्जी को मास में परिवर्तित करा जा सकता है। मास को डिस्ट्रॉय करके आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो और एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके आप मास क्रिएट कर सकते हैं। और दोनों में एक संबंध लिखा जा सकता है, दोनों में एक रिलेशनशिप लिखी जा सकती है। एंड दैट रिलेशनशिप इज E is equal to mc square. This is Einstein mass energy relation. Relationship. M kg of mass is equivalent to E amount of energy and E amount of energy in joules is equal to m kg of mass. Here C is velocity of light. C is 3 into 10 to the power 8 meters per second. First of all, check the
डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, क्या यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? हम इस बात को सबसे पहले चेक करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻⁻²। एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज ml T⁻², एनर्जी होती है ml² T⁻²। यह LHS का डायमेंशन है। जरा RHS का डायमेंशन चेक कर लेते हैं। मास का डायमेंशन m होएगा और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है Lt⁻⁻1²। RHS और LHS का डायमेंशन सेम है, मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आइंस्टाइन ने कहा यदि कहीं पर डेल्टा m मास डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वहां पर एनर्जी क्रिएट होती है डेल्टा E, एंड इट मे बी रिलेटेड लाइक दिस, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। डेल्टा m इज द मास डिस्ट्रॉयड and delta E is the energy created. Delta M is mass destroyed and delta E is energy created. Try to estimate. आपका वजन 50 किलो का है, आपका मास 50 किलो का है। कैन यू एस्टिमेट कि आपके पास कितनी एनर्जी है? आप एक एनर्जी का पुलंदा हो और आपके पास जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 50 kg इंटू 3 इंटू 10⁸ meters per second whole square. It's 9,450 into 10⁻16 kg meter square per second square. ध्यान रहे 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 1 जूल। सो आपके पास कुल मिला के एनर्जी है 4.5 इंटू 10⁻18 जूल्स। यदि आपका मास 50 किलो है तो आपके पास इतनी एनर्जी है, आप एक बहुत बड़े एनर्जी का पुलंदा। दिस वॉज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन। फिर इसके बाद आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय होता है ये कोई ग्राम्स या किलोग्राम्स में नहीं होता है। ग्राम्स या किलोग्राम्स में मास डिस्ट्रॉय होने लगे तो सन या मून का, सन या स्टार्स की स्थिति बन गई। सन में हर सेकंड में कुछ किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय होता है। हर सेकंड में कुछ किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहां पर सन का नजारा बन जाता है। अर्थ पर किसी भी फिनोमेना के दौरान, किसी भी एटम में, किसी भी न्यूक्लियई में या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में डिस्ट्रॉय होने वाला मास कभी भी ग्राम्स या किलोग्राम्स में नहीं होता है। जो मास डिस्ट्रॉय होता है वो तो AMU में होता है। आइंस्टाइन ने कैलकुलेशन करके दिखाया कि यदि 1 AMU मास डिस्ट्रॉय हो जाए तो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी। 1 AMU मास के डिस्ट्रक्शन से कितनी एनर्जी क्रिएट होगी, हम इस बात को इसी समय कैलकुलेट करते हैं। 1 AMU जिसके लिए अभी अभी हमने लिखा 1/n ग्राम्स और 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम्स और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसको यदि हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो ये लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। 1 AMU इतने किलोग्राम्स होता है। अब
इतने किलोग्राम्स के डिस्ट्रॉय होने पर वहां कितनी एनर्जी क्रिएट होगी, हम इसे डिटरमाइन करते हैं। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एन सी स्क्वायर। दिस इज द मास डिस्ट्रॉयड in kilograms and the velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second whole square. Equivalent to sign लगा दो। 1 AMU of mass is equivalent to this much energy. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1.66 into 9 into 10 to the power minus 27 into 10 to the power 16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हम अच्छी तरह से जानते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 जूल। और हम यह भी जानते हैं कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जानी चाहिए। 1 ईवी जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। इधर से हम लिख देंगे 1 जूल इज 1 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 EV. 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं तो 1 joule equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 EV. मैं इसे लिखता हूं 1.66 into 9 into इधर दिखेगा 10 to the power minus 11 जूल्स और इसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 into 9 into 10 to the power minus 11 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट करके हम देख लें। यह दिखेगा 9.316 into 10 to the power 8 EV और 931.6 into 10 to the power 6 EV और 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Einstein concluded one AMU of mass is equivalent to 1 AMU of mass is equivalent to 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज टर्म्ड एज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वलेंस। इसे हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। इसका मतलब कहीं पर भी यदि 1 AMU मास डिस्ट्रॉय हो जाए, कहीं पर भी यदि 1 AMU मास डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहां पर 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट हो जाती है। किसी भी जगह पर यदि 1 AMU मास डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहां पर 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जरा इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से फिर वापस देखिए। हमें किस तरह से ऑब्टेन करा गया है यह तरीका भी सीखना है और फाइनली जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ है उसे रटना भी है। रटना इसलिए जरूरी है जब भी एग्जामिनेशन में आ जाए तो सीधा सीधा अप्लाई करें, और समझना इसलिए जरूरी है कि यदि कोई नई चीज आ गया, कोई नया मॉडिफिकेशन आ गया तो हमें करना भी आना चाहिए। 1 AMU ऑफ मास, 1 AMU मास हमेशा बराबर होता है 1/n ग्राम्स के।
Here n is Avogadro's number. ये इसके पहले भी बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं. 1 AMU of mass is 1 by n grams means 1 gram upon Avogadro's number. Avogadro's number is 6.023 into 10 to the power 23. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह दिखने लगेगा 1.66 into 10 to the power minus 24. 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर होता है. जो ग्राम्स में लिखा है इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, 10 to the power minus 24 की जगह हो गया 10 to the power minus 27. 1 AMU is equal to 10 to the power 1.66 into 10 to the power minus 27 kilograms. यह एक AMU होता है. AMU is a unit of mass, kilogram is a unit of mass. इन दोनों में यह इंटर कन्वर्जन है. अब इतने किलोग्राम्स यदि मास डिस्ट्रॉय हो जाए तो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी? E इक्वल टू mc स्क्वायर लगा रहा हूं. m मास किलोग्राम्स में, c स्क्वायर, c इन मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर्स पर सेकेंड. यह सब्स्टिट्यूट कर दिया. 1.66 ऐसा कैसे ही, 3 का स्क्वायर 9 लिखा, 10 to the power minus 27 ऐसा कैसे ही, 10 to the power 8 का स्क्वायर 10 to the power 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 1.66 ऐसा कैसे दिख रहा है, 9 ऐसा कैसे ही, 10 to the power minus 27 10 to the power 16 ये हो गया 10 to the power minus 11. और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल. इस तरह से इधर हमने जूल लिख दिया. फिर हमने कहा कि जिस पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं कि इनकी एनर्जी कभी भी जूल्स में नहीं लिखी जाएगी. इनकी एनर्जी हमेशा लिखी जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और कन्वर्जन दोबारा मैं बता रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Hence, 1 joule is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. इधर हमने 1 joule की जगह 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt लिख दिया. देखिए 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 11, ये ऊपर जाके 10 to the power 8 दिख जाएगा. 10 to the power 8 तो दिख रहा है. अब 9 into 1.66 upon 1.6 कैलकुलेटर पर इमीडिएटली करके देख लीजिए, चाहो तो सॉल्व करके देख लीजिए, 9.316 दिखेगा. 931.6 इंटू 10 to the power 6 ईवी लिख दिया. 10 to the power 6 को हम मेगा लिख देते, तो 1 AMU इक्वल टू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसे रटना होगा. दिस इज मास एनर्जी इक्वलेंस ऑब्टेन्ड बाय आइंस्टाइन. अब इस मास एनर्जी इक्वलेंस को ऑब्टेन करने के बाद आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा कि हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या एग्जैक्टली पता होती है. जैसे हम किसी भी एटम को कैसे लिखते हैं, या तो हम एटम को ऐसे लिखते हैं, या हम एटम को ऐसे डिनोट कर देते हैं, या हम एटम को ऐसे डिनोट करते हैं. हियर Z इज एटॉमिक नंबर, इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड A इज मास नंबर, इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. किसी भी एटम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं. और उसमें एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं और मास नंबर डिफाइन करते हैं. एटम में ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ होता है, कैसे भी लिखा जाए, ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ होता है वो मास नंबर, एंड दैट इज इनफैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. और जो नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आइंस्टाइन ने कहा किसी भी एटम में हमें प्रोटॉन की संख्या भी पता होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही पता होती है, न्यूट्रॉन की संख्या ही पता होती है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z. दिस इज atomic number. Number of electron is also equal to Z,
and this is atomic number, while number of neutron is equal to A minus Z. देखिए, मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो Z हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया A माइनस Z। इसके बाद आइंस्टाइन ने कहा हमें एक एक प्रोटॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक न्यूट्रॉन का मास पता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg और 1.0076 AMU। यह एक एक प्रोटॉन का मास है। एक एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg और 0.00055 AMU। यह एक एक इलेक्ट्रॉन का मास है। एक एक हमें न्यूट्रॉन का भी मास पता होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg और 1.0079 AMU। अब आइंस्टाइन ने कहा हम न्यूक्लियई का एग्जैक्ट मास डिटरमाइन कर सकते हैं जो होना चाहिए, और हम एटम का भी एग्जैक्ट मास डिटरमाइन कर सकते हैं जो होना चाहिए। क्योंकि हमें एक एक प्रोटॉन का मास पता है और कितने प्रोटॉन है वो संख्या भी पता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है और कितने इलेक्ट्रॉन है वो संख्या भी पता है, और एक एक न्यूट्रॉन का मास भी पता है और कितने न्यूट्रॉन है वो संख्या भी पता है। तो हम एटम का मास और न्यूक्लियई का मास निकाल सकते हैं। यदि हम मास ऑफ न्यूक्लियई डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो न्यूक्लियई में mass of each proton is mp and we have got z protons. Mass of each neutron is mn and we have got a minus z neutrons. Mass of all the protons and mass of all the neutrons. This must be द मास ऑफ न्यूक्लियई। यह न्यूक्लियई का मास होना चाहिए। आइडियली यदि हम कैलकुलेट करें तो न्यूक्लियई का इतना मास होना चाहिए। अब एटम का कितना मास होना चाहिए? एटम में न्यूक्लियई के अलावा बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियई का मास लिखा है, यह जो न्यूक्लियई का मास लिखा है, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हम ऐड कर दें, देन दिस मस्ट बी मास ऑफ एन एटम। यह एक एटम का मास होना चाहिए। अब आइंस्टाइन ने कहा ये तो कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियई है, यह कैलकुलेटेड मास ऑफ एटम है। अब किसी तरह से आइंस्टाइन ने एग्जैक्टली न्यूक्लियई का मास निकाला एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने एग्जैक्टली एटम का मास निकाला, और बड़े आश्चर्यजनक रूप से उसने क्या पाया कि न्यूक्लियई का एक्चुअल मास इस कैलकुलेटेड मास से कम है। एटम का एग्जैक्ट मास इस कैलकुलेटेड मास से कम है। होना न्यूक्लियई का इतना मास चाहिए, मगर वो है नहीं, उससे कम है। कितना कम है? मास ऑफ न्यूक्लियई इज लेस, और जो डिफरेंस था उसने उसको डेल्टा एम से डिनोट करा। मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एटम उसने निकाला, और कैलकुलेटेड मास से जो डिफरेंस आया उसको डेल्टा एम से डिनोट करा, और इस डेल्टा एम को उसने कहा मास डिफेक्ट। इस डेल्टा एम को उसने कहा मास डिफेक्ट। आइंस्टाइन डिस्कवर्ड डिफेक्ट इन द मास ऑफ न्यूक्लियई।
आइंस्टाइन ने न्यूक्लियई के मास में एक डिफेक्ट डिस्कवर करा। उसने देखा कि वाकई में न्यूक्लियई का जितना मास होना चाहिए उतना होता नहीं है, उससे कुछ कम होता है। इस मास डिफेक्ट को ऑब्जर्व करके आइंस्टाइन ने एनर्जी के सोर्स को समझ लिया। आइंस्टाइन ने कहा न्यूक्लियई का स्वयं का मास ही न्यूक्लियई की एनर्जी का सोर्स है। ये जो मास डिफेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इनफैक्ट यह मास वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। यह मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और वह एनर्जी रिलीज हो गई है। उसी एनर्जी के रिलीज हो जाने से वह न्यूक्लियई स्टेबल हो गया है। उसी एनर्जी के रिलीज हो जाने से वह न्यूक्लियई बाइंडेड है। दैट एनर्जी रिलीज वी कॉल इट बाइंडिंग एनर्जी। That energy keeps the nuclei stable. That energy keeps the nuclei binded. All protons binded in the nuclei. यह डेल्टा एम मास के डिस्ट्रॉय हो जाने से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, एंड दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब जैसे इंडिया में रहने वाले सभी को हम क्या कहते हैं? इंडियन। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियई के अंदर रहने वाले किसी को भी हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। We used to conceptualize number of nucleon. Number of nucleon. Nucleon means any particle residing in the nuclei. प्रोटॉन भी न्यूक्लियई में रहता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियई में रहते हैं। The total number of nucleon is number of proton plus number of neutron, that is equal to mass number. A. We used to conceptualize binding energy per nucleon. It's delta m c square upon mass number. This is BePn. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और आइंस्टाइन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात देखी थी। अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियई, यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है। फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होती है, न्यूक्लियई उतना ही स्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी कम होती है, न्यूक्लियई उतना ही अनस्टेबल होता है। आइंस्टाइन ने ढेर सारे न्यूक्लियई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करा था और यह पाया कि अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट
पर न्यूक्लियन से 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होती है। हम इसी समय यह कैलकुलेशन एक बार करके देखते हैं। मैं एक न्यूक्लियई देता हूं इसी समय, इस न्यूक्लियई के लिए यह कैलकुलेशन करके दिखाइए। हीलियम न्यूक्लियई इज 4.002603। दिस इज द नोटेशन फॉर हीलियम न्यूक्लियई। ध्यान रहे, यदि मैं सिर्फ 2 लिखा हुआ होता तो वह एक हीलियम एटम का नोटेशन होता, मगर इधर मैंने +2 लिख दिया। +2 लिख दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं है, इसका मतलब यह है एक हीलियम न्यूक्लियई का नोटेशन। एक हीलियम न्यूक्लियई के पास +2 चार्ज है, मतलब 2 प्रोटॉन है, और यह 4.002603 लिखा है, मींस दिस एटॉमिक वेट। इसका मतलब है मास नंबर 4 है और एटॉमिक वेट है 4.002603। दिस इज नोटेशन फॉर हीलियम न्यूक्लियई। अब इस हीलियम न्यूक्लियई के लिए इमीडिएटली आप कैलकुलेट करके बताइए इस न्यूक्लियई में मास डिफेक्ट कितना है, और यह मास डिफेक्ट हमेशा एएमयू में कैलकुलेट करा जाएगा। यह मास डिफेक्ट हमेशा एएमयू में कैलकुलेट करा जाएगा। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यह वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लियई का मास दे रखा है, इसलिए न्यूक्लियई के मास वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे। इसमें न्यूक्लियई का मास सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। ध्यान रहे, प्रोटॉन का मास हमेशा एएमयू में लेना चाहिए, न्यूट्रॉन का मास भी हमेशा एएमयू में लेना चाहिए। दोनों मासेस को एएमयू में लेकर न्यूक्लियई का मास सब्सट्रैक्ट करके मास डिफेक्ट एएमयू में कैलकुलेट कर दीजिए। मास डिफेक्ट एएमयू में कैलकुलेट करने के बाद फिर हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी वुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन एमईवी। हम अच्छी तरह से जानते हैं इतना मास वहां पर डिस्ट्रॉय हुआ है, ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया है। अब 1 एमयू मास यदि डिस्ट्रॉय होता है तो वहां 931.6 एमईवी एनर्जी क्रिएट होती है। इतने मास के डिस्ट्रॉय होने से कितनी एमईवी एनर्जी क्रिएट होगी, इसे डिटरमाइन करने के लिए जो भी मास डिफेक्ट आया है आपका एएमयू में, उसको 931.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। फिर इसके बाद कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एमईवी पर न्यूक्लियन। जो ऊपर हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हीलियम में 4 न्यूक्लियन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसी समय इमीडिएटली क्लास में कैलकुलेट कीजिए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए। बाइंडिंग एनर्जी एएमयू में कैलकुलेट कीजिएगा, मास डिफेक्ट एएमयू में कैलकुलेट कीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी एमईवी में, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एमईवी पर न्यूक्लियन इमीडिएटली कैलकुलेट कीजिए। मास डिफेक्ट ऐसे लिखिए, we have got mass of each proton 1.0076 and we have got 2 proton, mass of each neutron, कलर चेंज कर देता हूं मैं, mass defect would be 1.0076 into 2 plus 1.0079 into 2. इतने प्रोटॉन मास ऑफ ईच प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, ये टोटल न्यूक्लियई का मास होना चाहिए, मगर है कितना 4.002603। क्या यह कैलकुलेट कर लिया है? यदि कैलकुलेट कर लिया है तो फटाफट बताइए यह मास डिफेक्ट कितना है? हाँ जी, व्हाट इज द मास डिफेक्ट? 4.03। नहीं 4.0 नहीं, 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा वहां पर। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ
0.02। हाँ आगे 3 आगे बोल 83 दिस मास इफेक्ट इन एएमयू। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी 1 एएमयू मास डिस्ट्रॉय होता है तो इतनी एनर्जी क्रिएट होती है, और मास डिस्ट्रॉय इतना हुआ है तो 0.0283 इंटू 931.6 MeV। क्या इसे मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आता है, कितना MeV, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए यह जो आया है 0.0283 इंटू 931.6, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 6.6136। बाइंडिंग एनर्जी पहले बताओगे, 0.61। बाइंडिंग एनर्जी नहीं, पहले बाइंडिंग एनर्जी बताओ। बाइंडिंग एनर्जी 26 समथिंग होगी, फिर 26 पॉइंट समथिंग MeV, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 6.61 MeV पर न्यूक्लियॉन। अब जरा सोचिए, हीलियम न्यूक्लियई एक स्टेबल न्यूक्लियई होता है, और चूंकि यह एक स्टेबल न्यूक्लियई है इसलिए इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 6.61 जो आ रहा है वह 5.5 से ज्यादा है, 8.5 से कम है, एक स्टेबल रेंज में आ रहा है। परसों मैं इसी तरह के 2-3 कैलकुलेशन और कराऊंगा, इस बात को सिखाऊंगा। परसों नहीं, कल ही इनफैक्ट, कल एग्जैक्टली यहीं से इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। कैलकुलेटर साथ में लेकर आइए और फटाफट कैलकुलेट करके जो मैं बोलता हूं फटाफट क्लास में ही कैलकुलेट करके वेरीफाई करते चलिए। घर के लिए यह काम कभी मत छोड़ो, क्लास में ही तेजी से करते जाओगे, सारी बातें क्लास में ही समझ में आती जाएंगी। आज के लिए इतना ही, कल एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम।